बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। हम बीएससी मैकेनिक्स इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पिछली क्लास की तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ये क्वेश्चन भी लेंथी होगा, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया तो आई एम श्योर कि ये इस चैप्टर के अंदर बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो बड़े आराम से कर सकेंगे। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं और लेंथी भी है, लेकिन मुझे समझाने में चूँकि टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आई एम श्योर कि जब आप अच्छी तरह इसको एक दफ़ा समझ चुके होंगे, अगर आपने सिर्फ 2 दफ़ा भी इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको 15-20 मिनट के अंदर सॉल्व करने के पूरी तरह काबिल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फर्दर डिले के, क्योंकि क्वेश्चन ज़रा लेंथी है। स्टेटमेंट है कि 2 इक्वल बीम्स ए बी एंड ए सी आर कनेक्टेड बाय ए हिंज एट ए, यानी 2 इक्वल बीम्स हैं ए बी ए सी, एक पॉइंट ए है, वहां पे एक हिंज है, वहां पे इनको कनेक्ट किया गया है। अब जब हिंज की बात आ गई है तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हिंज के जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो 2 होती हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक हो गया जी। दे आर प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन विद देयर एक्सट्रीमिटीज बी एंड सी रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ए पॉइंट के ऊपर तो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। जो इनका दूसरा पॉइंट है ए बी का बी और ए सी का सी, तो बी और सी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एंड दे आर केप्ट फ्रॉम फॉलिंग बाय स्ट्रिंग्स कनेक्टिंग बी एंड सी विद द मिडल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट बीम्स। तो मालूम क्या करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द टेंशन of each string to the weight of a beam is W by 8 into 1 plus 9 cot square theta under root। यानी हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा क्या है यहाँ पे, इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ईदर बीम, दोनों बीम्स का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल। शो आल्सो दैट द एक्शन ऑफ द हिंज ऑन ईदर रॉड इज गिवन बाय 3/4 W cot theta, यानी जो हिंज के ऊपर एक्शन है वो भी हमने मालूम करना है। तो आइए सबसे पहले तो हमें इसको एक फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक फिगर इसको ड्रॉ करता हूँ। ये लें जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये हमने एक फिगर ड्रॉ की, ये लें जी। ये 2 रॉड हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है जी। ये ए बी रॉड, ये ए सी रॉड, और ये हॉरिजॉन्टल है जिसके साथ इसका दूसरा सिरा बी और सी एक्ट कर रहे हैं। ये दोनों रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, थीटा। ये भी हमें गिवन है तो हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया। ठीक है जनाब। अब अगली क्या चीज बताई गई है, दे आर केप्ट फ्रॉम फॉलिंग बाय स्ट्रिंग्स कनेक्टिंग बी एंड सी विद द मिडल पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट बीम, यानी यहां से सॉरी सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो यहां से अगर मैं एक स्ट्रिंग ड्रॉ करता हूं, स्ट्रिंग है जो ये एक स्ट्रिंग है पॉइंट बी से और ये एक्ट कर रही है इस ए सी के मिड पॉइंट पे। फिर इसी तरह इस सी से एक स्ट्रिंग एक्ट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, जो इस रॉड ए बी के सेंटर पॉइंट पे एक्ट कर रही है। और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, ये ले जी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर को मैं डॉटेड लाइन से थोड़ा सा शो कर देता हूं, क्योंकि
ताकि हमें डिफरेंस फील होता रहे कि कौन सी स्ट्रिंग्स हैं और ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो मैंने इसको ये डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं डी, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई, इसको कह देते हैं एफ, इस पॉइंट को कह देते हैं ओ। हम जानते हैं कि इन यूनिफॉर्म रॉड्स हैं और इनका वेट भी है, तो इनका वेट हमेशा ज़ाहिर है सेंटर पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। तो यहां से मैं सेंटर पॉइंट से इनका वेट ड्रॉ कर देता हूं। ये आ गया जी वेट एसी रॉड का और एसी बीम का, और ये हो जाएगा इस दूसरे ए बी बीम का। इसको मैं W से डिनोट कर देता हूं, इसको भी W से डिनोट कर देते हैं। अब और क्या रह गया जनाब, ये जो एंगल है इसका नाम हम रख लेते हैं अल्फा, और सेम इधर भी आ जाएगा ये अल्फा। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको इनके अंदर टेंशन होगी, तो इस टेंशन को हम डिनोट कर देते हैं T से। तो ये भी T है, ये भी T है, इसी तरह इधर भी T, इधर भी। दो टेंशन हैं इसके अंदर, और इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ रह नहीं गई। तो ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर ली है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, पॉइंट A है हिंज, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ये इसका एक्शन होगा, हिंज के एक्शन इधर x और इधर भी x होगा। यहाँ पे दो मैंने बताया था शुरू में कि वर्टिकल भी रिएक्शन होता है, सपोर्ट एक्शन भी होता है, और हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल शो नहीं किया, क्यों? आप उसकी रीजन सुन ले। रीजन क्या है कि ये लाइन जो है AD, इसके इस तरफ देखें, जो सिचुएशन इस पूरे सिस्टम की है वही इधर भी है। इट्स मीन कि दिस लाइन AD इज एक्चुअली मेकिंग दिस होल सिस्टम अ सिमेट्रिकल वन। ये एक सिमेट्री क्रिएट कर रही है इस पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। तो जब भी कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस वो सिमेट्रिकल होगा, तो इसका जो वर्टिकल रिएक्शन होगा वो 0 के बराबर होगा। ये इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को मजीद लेंथी करने वाली बात है। तो इतना ही याद कर रहना जरूरी है कि ऐसी सूरत में व्हेन एवर द सिस्टम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर लाइन, द वर्टिकल रिएक्शन ऑफ द हिंज इज ऑलवेज 0, और इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बाकी रह जाएगा, जिसको मैंने x से डिनोट कर दिया है। ओके, तो अब ये सारी चीज हमने बना दी है, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने की भी जरूरत है। तो आइए इसको लिख भी लेते हैं। लीजिए जनाब, तो ये मैंने सारी कहानी लिख दी है। लेट AB एंड AC आर टू इक्वल बीम्स, AB और AC इक्वल बीम्स हैं बाय ए हिंज, कनेक्टेड बाय ए हिंज एट पॉइंट A। E एंड F बी दी मिड पॉइंट्स ऑफ द रॉड्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, और ये E और F इस AB और AC का मिड पॉइंट हो गए। लेट R बी दी रिएक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द बीम्स, ये इधर R और ये इधर R, ये इनके रिएक्शन हो गए। और X बी दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ द हिंज एट द गिवन रॉड्स। तो ये यहां से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका सिर्फ एक ही रिएक्शन अब यहाँ पे होगा। X वर्टिकल क्यों नहीं, वो मैं रीजन बता चुका हूं कि ये सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन AD इज सिमेट्रिकल, तो लिहाजा वो 0 के बराबर होगा। आपकी सहूलत के लिए मैंने ये रॉड जो है वो AB, इसको येलो कलर में भी डिनोट कर दिया है, उससे हमें फायदा होगा। तो आइए हम कहते हैं कि लेट, जो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इनकी लेंथ क्या रखी जाए, तो हम कहते हैं लेट AB इज इक्वल टू AC, इन दोनों की लेंथ हमने डिफाइन कर दी 2A के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये पूरा AB 2A के बराबर है, तो इस यहां तक BE और EA ये किसके बराबर हो जाएंगे, BE इज इक्वल टू EA,
यानी आधे रॉड की लेंथ हो जाएगी ए के बराबर। ठीक है, ये हमें एंगल दिया हुआ है ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, ये थीटा के बराबर है, और यही एंगल ए सी डी सिमेट्री है, तो ये एंगल ए सी डी ये भी थीटा के बराबर है। हम अब एक एंगल लेफ्ट किया हुआ है हमने, ये वाला एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी ये हम अल्फा के बराबर लेते हैं, और यही एंगल ओ सी डी यहां पर भी बराबर है, एंगल ओ सी डी। ये हमारे पास एंगल्स आ गए। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ी ट्रायंगल ए डी बी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक छोटी ट्रायंगल है ओ डी बी। इन दो ट्रायंगल से हम कुछ रिजल्ट्स अभी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। याद रखें कि हमने टी टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस चीज को मालूम करने के लिए पहले हम कुछ वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं इस बड़ी ट्रायंगल को ए डी बी, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी। यहां से मैं ये ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं और बी डी की भी फाइंड आउट करना चाहता हूं। याद रहे यहाँ पे एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री, तो जिस लाइन पर 90 डिग्री एंगल और गिवन एंगल मौजूद हो तो वो बेस होती है। इस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बाकी रह गया परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए डी ओवर ए बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन के बराबर, साइन ऑफ यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा। दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू ए बी, अभी हमने लिया है 2a के बराबर, तो ये हो जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया। सिमिलरली या एंड, ये तो हमने ए डी निकाला, अब अगर बी डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बी डी ओवर ए बी, यानी अब ये क्या है, बी डी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस का रिलेशन शो करता है, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और यहां से हमारे पास आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू, अब ये ए बी कॉस थीटा होगा, और ए बी हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है 2a के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2a कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब जरा फिगर को गौर से देखें, ये स्ट्रिंग यहां से कनेक्ट हुआ, मिडिल पॉइंट है ए सी का, दूसरे लफ्जों में ये जो लाइन है इट इज अ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, ये वाला भी एक मीडियन होगा। तो जहां पे दोनों मीडियन, ये भी एक मीडियन है क्योंकि ये भी इन दोनों को बराबर 90 डिग्री है, दोनों को बराबर तकसीम कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हमेशा याद रखें, जब मीडियन जहां पे मिलते हैं वो क्या होता है, यहां से ओ से डी तक ये अगर एक हिस्सा है तो यहां से लेके यहां तक दो हिस्से होंगे, टोटल ये 3 हिस्से बनते हैं, यहां से लेके 1, यहां से लेके ये 2, और फिर यहां से लेके यहां तक 3, यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा, यहां से लेके यहां तक 2 हिस्से। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, याद रखें ये 2:1 होती है सेंट्रॉइड में, ये मैंने वैसे नहीं लिख दिया कि 2, ये प्रूव्ड चीज है 2:1। तो फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डी किसके बराबर है, ओ डी इज इक्वल टू, ये इस ए डी का 1/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ए डी, या दूसरे लफ्जों में अगर 3 ओ डी इज इक्वल टू ए डी, यानी 3 दफा ओ डी को करें तो इस एक ए डी के बराबर आता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
इसको अब हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए चीज़ थी। तो हमारे पास ओ डी इज इक्वल टू ए डी के बराबर आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन में, बिकॉज ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये हमारे पास आ गई चीज। सो दिस इंप्लाइज OD इज इक्वल टू 1/3। अभी AD हमने मालूम किया है ये, तो AD की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2A साइन ऑफ थीटा। सो देयरफॉर OD हमारे पास आ जाएगा 2/3A इंटू साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब हमने पहले कंसीडर किया था बड़ी ट्रायंगल को, अब इस छोटी ट्रायंगल को देखें OBD। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OBD, यहां पे देखें ये 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा, तो ये साइड क्या हो जाएगी, जी हाँ ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस OD ओवर BD, OD ओवर BD इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट, और OD ओवर BD टेंजेंट, और एंगल क्या है अल्फा, तो ये टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज OD हमारे पास आ जाएगा BD इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा। बल्कि इस तरह करें, यहां से ये टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू OD हमने निकाला है ये अभी 2/3A इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय BD भी हमने निकाला है 2A कॉस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको हमने अलग कर दिया, 2A साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये 2A कॉस ऑफ थीटा। यहां से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 2A से 2A कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रहा 1/3 और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। सो देयरफॉर हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसको आप कह दें कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमें आगे काम आएगी। अब हम चलते हैं कि हमने चूंकि टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें किसी एक रॉड को इक्विलिब्रियम के हिसाब से यहाँ पे इसके ऊपर लगी फोर्सेस को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं चूंकि बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो इस फिगर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको एक दफा फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने कॉपी कर ली, और इसको यहां से हम अब पकड़ के, सॉरी ये हमारे पास कॉपी तो कर दी हमने, लेकिन हिल नहीं रही। मैं देखता हूँ इसको, जी हाँ, अब भी इसको मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। ये लीजिए, अब हम लिखते हैं 9
फॉर इक्विलिब्रियम किसका, ऑफ द रॉड ए बी। क्या करेंगे हम, we resolve the forces acting on AB horizontally and vertically, दोनों तरह से हम इसको वो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ए बी के ऊपर। एक तो ये एक्स है जिसको येलो से शो किया है, दूसरी ये डब्ल्यू, तीसरी ये नॉर्मल रिएक्शन आर, और फिर चौथी और पांचवी ये दो टेंशंस। ठीक है जी, ये यहाँ से इस तरफ जा रही हैं, तो ये हमने अब फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम रिजॉल्व करते हैं, पहले वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली। जनरली हम हॉरिजॉन्टली पहले करते हैं, मैं वर्टिकली लिख बैठा हूँ, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप पहले कर लें। तो चलिए हम आज वर्टिकली पहले कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्स है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, एंगल क्या बनेगा, साइन ऑफ ये वाला एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री, प्लस W को देखें, ये एंगल अगर यहाँ पे ये एक एक्स एक्सिस है तो ये वाला एंगल यस ये बन जाएगा हमारे पास 270 डिग्री। तो इसको हम कर देते हैं W इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री, प्लस अब ये R, तो R जो है वो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, प्लस T। अब ये T की बारी है, अगर मैं यहां पे यहां पे मैं एक इस एक्स एक्सिस, ये हमारा एक किस्म का एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आएगा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी अल्फा होगा। तो यहां से इस टी का जो एंगल बन रहा है वो जस्ट अल्फा बन रहा है, तो यहां पे हम इस टी का लिख देंगे टी इंटू साइन ऑफ अल्फा, प्लस इसके बाद ये दूसरा टी आ रहा है, टी साइन ऑफ, यहां पे क्या आएगा, ये भी एक टी है। अब देखें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल भी अल्फा आएगा। ठीक है, तो अब ये एंगल हमने मालूम करना है, यहां से लेके यहां तक, अगर ये पूरा ऊपर तक जाता तो 360 होता, उसमें से ये पिंक कलर वाला अल्फा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टी साइन ऑफ 360 डिग्री में से माइनस अल्फा कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम इसको खत्म कर देते हैं। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे आ जाएगा x साइन 180 डिग्री 0 के बराबर, प्लस W साइन 270 डिग्री -1 के बराबर, प्लस R साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, प्लस T इंटू साइन ऑफ अल्फा, प्लस T अब आगे साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, साइन ऑफ 360 डिग्री इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 360 डिग्री इंटू साइन ऑफ अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये 0 हो गया, ये माइनस W हो गया, प्लस R प्लस T साइन अल्फा
प्लस टी इंटू साइन 360 डिग्री 0, तो ये सारा ही 0 हो गया, माइनस कॉस 360 डिग्री 1 के बराबर इंटू साइन ऑफ अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डब्ल्यू प्लस आर प्लस टी साइन ऑफ अल्फा, ये माइनस टी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों कैंसल आउट हो गए, इस w को उठा के हम उधर ले जाते हैं, सो देयरफॉर हमारे पास r इज इक्वल टू w के बराबर आ गया। इस इक्वेशन को आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमने किया था वर्टिकली, अब इन्हीं फोर्सेस को हम हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली में फिर क्या आ जाएगा, सबसे पहले x, जहां जहां पे साइन था वहां पे कॉस आ जाएगा, x कॉस 180 डिग्री प्लस फिर ये w की बारी, तो w कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस फिर ये r की बारी, तो r कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस t कॉस अल्फा प्लस ये जो लिखा हुआ t साइन अल्फा था, तो अब t कॉस अल्फा हो गया, फिर अब t कॉस ऑफ ये वाला आ जाएगा t कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट करें, दिस इंप्लाइज x इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर प्लस w इंटू कॉस 270 डिग्री 0 प्लस r इंटू कॉस 90 डिग्री, ये भी 0 प्लस t कॉस अल्फा प्लस t इंटू, अब यहाँ पे कॉस की एप्लीकेशन है, तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ 360 डिग्री कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 360 डिग्री इंटू साइन ऑफ अल्फा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये 0 प्लस टी कॉस अल्फा प्लस टी इंटू कॉस 360 डिग्री 1 के बराबर है, 1 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, कॉस अल्फा प्लस साइन 360 डिग्री 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टी कॉस अल्फा प्लस टी कॉस अल्फा, तो दिस इज 2t कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। इस x को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं प्लस करने के लिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 2t कॉस ऑफ अल्फा, इसको आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये, लेकिन इन दोनों से हमें कोई t की वैल्यू खास तौर से मालूम नहीं हो रही, तो हमें मजीद अब इसी जो डायग्राम है पॉइंट ए के ऊपर मोमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। ये लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी, याद रखें इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, हम फोर्सेस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिजॉल्व करते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस रिजॉल्व करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ये वर्टिकली हो गया। अगर इन दो इक्वेशन से मसला हल ना हो तो फिर तीसरा होता है कि फिर हम मोमेंट लेते हैं with respect to या about a suitable point depending upon the situation of the question। तो यहां पे जो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से हम पॉइंट ए के ऊपर मोमेंट लेंगे, क्योंकि ये x जो है वो इस a के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये x 0 हो जाएगा और हमारे लिए t की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो हम पॉइंट ए के ऊपर लेते हैं, मैं उस फिगर को एक दफा फिर यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि हमें फिर इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है।
तो ये मैंने कॉपी किया और इसको आज थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहा है मेरा लैपटॉप भी। इसको हमने यहाँ पे रखा, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दिया। तो आइए हम कहते हैं नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ किसका, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बीम ए बी और किसके रेफरेंस से, अबाउट द पॉइंट ए। तो यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू, ये आर, और अब यहां पे ये टी और इधर ये टी, ये फोर्सेस यहां पे एक्ट कर रही हैं इस रॉड के ऊपर। ठीक है जी। तो यहां से फिर हम देख लेते हैं, सबसे पहले फोर्स लेते हैं जी, चलें ये आर से स्टार्ट करते हैं। आर इंटू, हमें मालूम है मोमेंट कैसे लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका नाम पॉइंट का मैं रख लेता हूं एल, ये मैंने पहले ही बना दिया था क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़नी थी, और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं एम। तो ये आर और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल। अब इसकी डायरेक्शन देखें, ये फोर्स आर है, ये पॉइंट ए है। यहां पे मैंने एक सिक्का रखा हुआ है, मैं इस फोर्स को थोड़ा सा पैरेलल में यहां लेके फिर ऊपर लेके जाता हूं। तो यहां पे जो यह वाला सिरा होगा, इस पूरे यहां पे एक सिक्का पड़ा हुआ है, जैसे ही ये फोर्स इसको टच करेगी तो सिक्का इस डायरेक्शन में टर्न करना शुरू कर देगा। जब इस डायरेक्शन में करेगा तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिहाजा ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद है जी W, दूसरी फोर्स है W, ये फोर्स W हो गई, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये AM। तो जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM है तो हम इसको ब्रैकेट में AM कर देते हैं, और अब हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है। ये W है, मैं इसको यहां से पे ले आता हूं और यहां पे लाके जैसे ये फोर्स यहां नीचे की तरफ एक्ट करेगी, यहां पे एक पड़ा हुआ है सिक्का, अब जैसे ही इस सिरे पे टच करेगी ये फोर्स तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है जनाब। इसके बाद तीसरी फोर्स आ जाती है जी जनाब। अब हमारे पास है ये एक्स तो वैसे जीरो हो रही है, यहां पे अब हमने इसको थोड़ा सा गौर से देखने की जरूरत है। यहां पे एक टी फोर्स यहां पे है, एक टी फोर्स यहां पे है, तो अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा नहीं पता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोर्स ये है, लेकिन इसके सबसे पहले तो हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे इन दोनों को प्लस कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके, या इधर ही ड्रॉ करता हूं। फर्ज करें ये मैंने एक इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दी, ये ही हमारा एक्स एक्सिस है। ये फोर्स है टी, देखिए ये अगर ये फोर्स टी है तो इसको हम दो हिस्सों में कैसे तकसीम करते हैं। अगर इस फोर्स को हमें रिजॉल्व करना हो, रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा टी कॉस अल्फा, और वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा टी साइन अल्फा। अब ये टी साइन अल्फा है तो इधर भी ये भी टी साइन अल्फा ही बनेगा। ठीक हो गया जी। तो इस फोर्स को हमने जो जब रिजॉल्व किया तो एक टी कॉस अल्फा और एक टी साइन अल्फा। अब यहां पे ये याद रखें कि जब भी अगेंस्ट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस जब भी इस तरफ डायरेक्शन होगी तो फोर्स की रेजोल्यूशन रिजॉल्व पार्ट पॉजिटिव होगा, और जब इस तरफ होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो यहां पे ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो यहां पे मैं छोटा सा लिख देता हूं माइनस टी कॉस
अल्फा। जानबूझ के मैं टी साइन अल्फा नहीं लिख रहा, क्यों? अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। वजह यह है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। अब ये देखें, ये वाला दूसरी फोर्स है, ये ऐसे आई। अब इसको अगर मैंने रिजॉल्व करना है तो एक तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, और दूसरा हो जाएगा ये वाई एक्सिस के साथ। अब ये वाला जो है अगेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये टी है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा टी कॉस अल्फा नेगेटिव साइन के साथ। याद रखें, जिस तरह एक्स एक्सिस के अलोंग राइट साइड पे जा रही है फोर्स, तो ये रिजॉल्व पार्ट पॉजिटिव होगा, लेफ्ट पे जा रही है तो नेगेटिव होगा। इसी तरह वाई एक्सिस के साथ अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हो जाएगा प्लस पॉजिटिव, और अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये टी साइन ऑफ अल्फा ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव भी रहेगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये वाला इफेक्ट इसके साथ कैंसिल हो गया, ये टी साइन अल्फा, ये माइनस टी साइन अल्फा खत्म हो गए, ये माइनस टी कॉस अल्फा, ये माइनस टी कॉस अल्फा, तो टोटल हो जाएगा माइनस टू टी कॉस ऑफ अल्फा। तो यहां पे हम फिर लिख सकते हैं कि ये आ गया, इधर भी माइनस टी कॉस अल्फा आएगा, ये इस वाले के साथ और ये ऊपर वाले के साथ। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2t कॉस अल्फा। ठीक है जी, ये इसका दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन का फाइनल इफेक्ट ये है। तो इस 2t कॉस अल्फा ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये याद रहे, ये दोनों इस डायरेक्शन में है, इसीलिए तो नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OA, तो यहां पे हमने लिख दिया 2t cos अल्फा इंटू OA, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पे इसकी डायरेक्शन है माइनस, ठीक है, माइनस 2t, सॉरी, ये यहाँ पे दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये टोटल बन गया माइनस 2t cos अल्फा। तो ये माइनस 2t cos अल्फा ये वाली फोर्स, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA। अब हमने बताना है, ये तो माइनस 2t cos अल्फा, इस माइनस जो है वो इस फोर्स की डायरेक्शन है, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है। हमने ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है मोमेंट का, वो अब देखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, ये देखें, ये फोर्स है इस तरफ जा रही, यहाँ पे हमारा एक सिक्का पड़ा हुआ है, जैसे ये फोर्स इस पे यहां से एक्ट करेगी तो ये सिक्का इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो ये नेगेटिव और ये जो इस फोर्स के साथ लिखा हुआ नेगेटिव, ये दोनों मिलकर नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपने याद रखना है। तो ये प्लस इस तरीके से प्लस हो जाएगा। फिर देख लें, ये माइनस 2t cos अल्फा, यहाँ पे फोर्स का नेट, ये नेट फोर्स है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी यहां से ऐसे फोर्स आ रही है, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है सिक्का, तो जैसे ये फोर्स इस सिरे पे टच करेगी तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर देगा जो कि क्लॉकवाइज है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके दोनों प्लस हो जाएंगे। इस इक्वेशन को आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमने AL, AM और OA की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में पुट करना है। तो अब देखें AL कैसे करेंगे। ये AL है, तो AL इस ALB या BLA इस ट्रायंगल से फाइंड आउट हो सकता है। ये एंगल देखें 9 थीटा है, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। तो नाउ हम लिखते हैं, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ALB, यहां से हमने AL निकालना है, AL ओवर, अब देखें ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस है, तो क्या हो जाएगा, ये AL ओवर AB,
यानी बेस और हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज ए एल इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दें तो ए एल हो जाएगा, ये पूरे ए बी 2a के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा। ये ए एल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ए एम निकालना हमने, ये ए से लेके एम तक। तो अगर ए एल 2a कॉस थीटा के बराबर है तो ए एम जो है वो इसका हाफ है, तो हम लिखेंगे सिंस ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एल, दिस इंप्लाइज ए एम आ जाएगा हमारे पास 1/2, ए एल की वैल्यू 2a कॉस थीटा। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास ए एम की वैल्यू आ जाएगी a कॉस थीटा। अब तीसरी चीज रह गई हमारे पास ओ ए। नाउ ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए को हम लिख सकते हैं ये ओ से ए तक, इस ए डी माइनस ओ डी, इस पूरे ए डी में से ये ओ डी निकाल दें तो ओ ए हमारे मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए डी माइनस ओ डी। अब ए डी किसके बराबर है? ए डी हमने बहुत शुरू में निकाला था, देखें ये ए डी 2a साइन थीटा के बराबर है, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए डी की जगह पे 2a साइन ऑफ थीटा माइनस ओ डी भी हमने निकाला था। अगर हमें कहीं से मिल नजर आ जाए, ये देखें ओ डी हमने निकाला था 2/3 a साइन ऑफ थीटा, तो ये हम यहां पे लिख देते हैं 2/3 a इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2/3 a साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 minus 2, so 4/3 into a साइन ऑफ थीटा। सो therefore OA हमारे पास आ गया 4/3 a इंटू साइन ऑफ थीटा। तो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम पुट कर देते हैं, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, माइनस आर इंटू ए एल, और ए एल की वैल्यू हमारे पास है 2a कॉस थीटा। तो हम पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस आर इंटू ए एल की जगह गया 2a कॉस ऑफ थीटा, प्लस फिर w इंटू ए एम है, तो ए एम इज इक्वल टू a कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा w इंटू a कॉस थीटा। फिर आ गया प्लस 2t कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है जी, ये इक्वेशन में लिखा है, ये देख लें 2t कॉस अल्फा। और उसके बाद हमने बताना है OA, और OA हमने ये निकाला है 4/3 a साइन थीटा, 4/3 a साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें तो यहां पे ये a तीनों में से a कॉमन, तो उसको बाहर निकाल दिया, बाकी क्या रह गया 2r कॉस थीटा माइनस के साथ, प्लस w कॉस थीटा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8t डिवाइडेड बाय 3, और क्या रह गया कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये हो गया इक्वल टू 0। दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 0/a 0 रह जाएगा। तो दोनों तरफ हमने जब खत्म किया तो हमारे पास रिजल्ट ये रह जाएगा इक्वल टू 0। दोनों तरफ हमने a कॉमन ले लिया। दिस इंप्लाइज -2w
कॉस थीटा प्लस W कॉस थीटा प्लस 8t/3 इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे W कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो R था। तो अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को, जो हमने इसी मकसद के लिए पहले निकाली थी। किधर गया ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, R इज इक्वल टू W। तो R की जगह हमने W पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख दें बाय इक्वेशन नंबर 2। दिस इंप्लाइज, ये -2W cos थीटा है और ये W cos थीटा है, तो ये एक रह जाएगा -W cos थीटा 2 - 1 प्लस ये इसी तरह रहा 8t/3 इंटू कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से इसको उस तरफ ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8t/3 कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू W cos थीटा। दिस इंप्लाइज 8t cos अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3W cos थीटा। यहां से अगर हमें t की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा 3W/8 या यूं कर लें 3W cos थीटा, और ये 8 नीचे आ गया और cos अल्फा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से आप गौर से देखें, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन हम एंड की तरफ पहुंच गए हैं। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 3W/8, इसको हमने अलग कर दिया। cos थीटा बाय साइन थीटा, ये हमारे पास होता है cot थीटा, इसको हमने अलग कर दिया। बाकी रह गया 1/cos अल्फा, और ये हमें पता है ये सीकेंट अल्फा के बराबर होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3W/8 इंटू कॉट ऑफ थीटा। सीकेंट अल्फा मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, इसके बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू 3W/8 इंटू कॉट ऑफ थीटा, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस, अब tan अल्फा किसके बराबर है, हमने यहाँ पे टेंजेंट अल्फा भी बहुत पहले निकाला था, ये इक्वेशन नंबर 1 में tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3 इंटू टेंजेंट थीटा, तो वो यहां पे आ जाएगा 1/3 इंटू टेंजेंट थीटा, और इसका स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट भी, यह आ जाएगा 3W/8 इंटू कॉट ऑफ थीटा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9 और इसका अंडर रूट। ठीक है जी, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3W/8 इंटू कॉट ऑफ थीटा, इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इस सारे का अंडर रूट। इसको यहीं पे हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3W/8 इंटू कॉट ऑफ थीटा, ये ऊपर वाला अलग कर देते हैं, 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय, इस 9 का स्क्वायर रूट लिया तो ये रह जाएगा 3। यहां से ये 3 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, W/8 इंटू कॉट थीटा, और बाकी है 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, W/8, इस कॉट को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं,
तो जैसे ही अंदर जाएगा तो इसकी जो कॉट है ये कॉट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 इंटू, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो जाएगा 9 कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इस सारे का अंडर रूट। याद रखें कि अगर यहां से हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर भी कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम बाहर ले जाएं स्क्वायर रूट से कॉमन लेके, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ये कॉट थीटा बाहर जाके इसकी पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट लेंगे तो वो कॉट थीटा बन जाएगा। इसीलिए जब इसको हमने इसके अंदर लेके गए स्क्वायर रूट के, तो ये कॉट जो है वो कॉट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से बड़ा आसान है, ये आ जाएगा हमारे पास W/8 इंटू 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। क्यों? क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, बाकी ये 1 रह जाएगा जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देयरफॉर रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। ये t इज इक्वल टू W/8 इंटू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये ही हमारा मतलूबा टारगेट था जहां तक हमने पहुंचना था। Hence the result। अब हमें मालूम करना है कि जो हिंज का रिएक्शन है, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम आगे करेंगे, नाउ टू फाइंड द रिएक्शन x एट हिंज पॉइंट A। अब क्या करेंगे हमने देखें इक्वेशन नंबर 3 निकाली हुई है। इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 2t cos अल्फा। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? इक्वेशन नंबर 3 implies x is equal to 2t cos alpha. This implies x is equal to 2t over cos alpha को लिख सकते हैं हम 1 over secant alpha। जब इसको हम यूं लिख सकते हैं तो फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x is equal to 2t over वही मशहूर आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इसका अंडर रूट। दिस इंप्लाइज x is equal to 2t over 1 प्लस tan अल्फा वही 1/3 टेंजेंट थीटा इसका स्क्वायर। और ये क्या है? यहां पे हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 टेंजेंट थीटा। तो यहां पे आप साथ लिख दें बाय इक्वेशन 1। सो दिस इंप्लाइज x is equal to 2t over 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ओवर 9 और इस सारे का अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू 2। अब t हमने अभी निकाला है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दें, W/8 इंटू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा इस सारे का अंडर रूट डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लिया तो ये 9 है, तो ये बन जाएगा 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इस सारे का अंडर रूट। यहां से इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू W/4
इंटू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट और इस 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3w/4 इंटू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 3w/4 इंटू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। आपने कहा कि ये सारा वही कुछ लिख रहा हूं, नहीं, यहां पे मैं एक काम करने लगा हूं। मैंने टेंजेंट थीटा से इधर मल्टीप्लाई किया और साथ ही 1 टेंजेंट थीटा से डिवाइड भी कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम उसी तरह सिचुएशन रही। तो इससे क्या फायदा हुआ मुझे? हमें ये फायदा हुआ कि मैंने लिखा 3w/4 और इस टेंजेंट थीटा को उठा के इस 4 के साथ लिख दिया। बाकी 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट उसी तरह रहा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय ये टेंजेंट थीटा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है ये अगले स्टेप में पता चल जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ये उसी तरह रहा 3w/4 और ये 1 टेंजेंट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। इसको हमने कॉट थीटा लिख लिया। ये रह गया 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय, अब ये tan थीटा है इसको मैं इस ऊपर वाली जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर ऐड कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 9 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। ठीक है जी, इसको हम लिख सकते हैं 3w/4 इंटू कॉट ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय, अब इनको अलग अलग कर दें, 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा मैंने अलग कर दिया प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा, इनको मैंने अलग कर दिया और ये हो जाएगा अंडर रूट। इससे क्या फायदा हुआ? चलें यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन वाकई बहुत लेंथी हो गया। तो यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक। तो यहाँ आ जाएगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ये उसी तरह रहा 3w/4 इंटू कॉट ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा इस सारे का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 टेंजेंट, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा से टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो ये 1 रह गया प्लस ये 9 उसी तरह रहा और ये 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट। तो यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3w/4 इंटू कॉट ऑफ थीटा और ये वो रिजल्ट है स्टूडेंट जहां तक हमने पहुंचना था, द रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन खासा लेंथी था और लेकिन आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको
पूरी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे अंदाज में इसको कोशिश की है समझाने की। इसके बावजूद भी अगर किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम अब भी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। bsemath.net हमारी वेबसाइट का नाम है। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई क्लास में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।